गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 275 में आप सभी का स्वागत है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा शुरुआत में बोरिंग लेकिन लास्ट में इंटरेस्टिंग हो जाएगी और कल के एपिसोड आपको इस एपिसोड के बाद पता चल जाएगी कितनी ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख रखा कि कैसे लूफिंग यूलान सिटी में आ चुका होता है और साथ में वो डीकिंग के साथ ही उसके डेव केव ड्वेलिंग के अंदर रहने वाला था, जिसके साथ हमें यूनान सिटी के अंदर डीकिंग के केव ड्वेलिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि ऑलरेडी इनर सिटी के एरिया में लोकेटेड होती है। बाहर से तो वो एक छोटा सा ऑर्डिनरी सी जगह लग रही थी, लेकिन जब उसे अंदर से देखा जाए तो वो बाहर के मुकाबले 1000 टाइम्स ज़्यादा बड़ी दिखती है। लूफिंग और बाकी के 3 बंदे वहीं पे अंदर आते हैं, जिसके साथ डीकिंग कहता कि सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पेसेस को डिवाइड करने वाला हूँ, जिसके साथ उसी वक्त वहाँ की बड़ी सी इंटरनल स्पेस अपने आप डिवाइड होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे 2 छोटे छोटे जगह पहले क्रिएट किए जाते हैं, जिसके साथ वहाँ पे एक पब्लिक कोर्टयार्ड भी बनता है जो कि मिडल में मौजूद था, और बाकी के जितने जगह बचते हैं उसको 2 भागों में तब्दील किया जाता है, जो कि दूसरे के 2 कोर्टयार्ड बनाए थे उससे वो बड़ी बड़ी लग रहे होते हैं। जिसके साथ डीकिंग उन सबको कहता है कि तुम सब खुद ब खुद अपने इंटरनल स्पेस को डिसाइड कर सकते हो। अब वहाँ पे डीमिंग और डीफू एक एक करके चूज करते हैं। वहाँ से एक लेफ्ट को चूज करता है और एक राइट को चूज करता है। अब जैसा कि आपने देखा कि डीकिंग ने 2 छोटे छोटे जगह को पहले डिवाइड किया था, तो डीमिंग और डीफू उन दोनों छोटे छोटे जगह को ही चूज करते उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रहने में उनका कोई खर्च नहीं लगने वाले थे और वो सभी डीकिंग और लुआ ही को फॉलो करने वाले थे, जो कि एक प्रोटेक्शन की जैसे ही कह सकते हो होती है। और यहाँ पे वो आगे का और क्या ही मांग सकते हैं। वो जानते थे कि बिना डीकिंग और लुओही के इस सिटी में सरवाइव कर पाना उनके लिए 100,000 टाइम ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए वो ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं कहते। जिसके साथ वहाँ पे डीकिंग कहता है कि मैं सबसे पहले तुम सबको यूनान सिटी की डिटेल इंफॉर्मेशन भेजने वाला हूँ, सबसे पहले तुम उन सबको पढ़ लेना। जिसके साथ वो सभी अपने अपने स्पेस में चले जाते हैं। डीमिंग डीफू लूपिंग अपने अपने स्पेसेस को इंटर्ट कर लेते हैं। जिसके साथ डीमिंग जो कि वहाँ पे पहुँचता है वो वहाँ की एनर्जी स्पीड को देखने लगता है और कहता है कि यहाँ पे जिस जगह मैं रहने वाला हूँ ये उतनी भी बुरी नहीं होने वाली है। ये एनर्जी ऑब्जर्वेशन मेरी मैक्सिमम स्पीड के 30% तक रीच हो चुकी है, ये इतना भी बुरा नहीं है। मैं अपने स्ट्रेंथ के बॉटल नेक पे आ चुका हूँ और इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मेरी काफ़ी ज़्यादा है और ऑलरेडी मेरी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स लो ही होने वाली है। जनरली बताया जाता है कि जब कोई बंदा ब्रेक थ्रू करने के बाद पहुंचता है तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब कोई बंदा अपनी लिमिट पे पहुंच जाता है तो उसकी एनर्जी ऑब्जर्वेशंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। समझ लो कि उनको अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके साथ लूफिंग वहाँ के बड़े से एरिया को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके साथ वो अपने एक ही ठाउट से वहाँ के सारे एनर्जी को गैदर करने लगता है और वहाँ पे कई सारे बिल्डिंग्स को फॉर्म कर देता है। नेचुरली वहाँ पे 9 ग्रिड गेस्ट हॉल भी बना देता है। मतलब लूफिंग इस स्पेस में चाहे तो किसी भी चीज़ को बना सकता है, अर्थ पे जैसे चीज़ थी वैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। जिसके साथ लूफिंग वहाँ पे एक स्टेप लेके उस पवेलियन के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाता है और साथ में अपने वाइन की बॉटल को लेकर पीने लगता है और साथ में यूलान सिटी के इंफॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ने लगता है। जिसके साथ उसे पता चलता है कि यूनान सिटी को प्रैक्टिशनर्स के द्वारा ही बनाया गया है। उसके साथ यूनान सिटी के बारे में ये भी बताया जाता है कि यूनान पैलेस को एल्डर्स पैलेस के द्वारा गवर्न किया जाता है। एल्डर पैलेस के अंदर करंटली 3 पैलेस मास्टर और साथ में 327 एल्डर्स मौजूद हैं। जब तक कोई एक बंदा लेट स्टेज गॉड एम्पायर एनलाइटमेंट रियलम तक चला जाए या फिर उसकी कॉम्बैट पावर एक हाल्फ ह्यूमन लेवल तक चली जाए तो वो एक यहाँ के एल्डर बन सकते हैं। लेकिन जबकि वो यहाँ के एल्डर बन जाएंगे तो उन्हें यहाँ के डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करना होगा। वो यहाँ के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आपकी एक्टिवेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी, आपकी डिफेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे तो आप यहाँ के पैलेस मास्टर तक बन सकते हो। लूफिंग सारी इंफॉर्मेशन को देखता है और कहता है कि
यहाँ पे हर एक एल्डर्स अपनी इन्हांस कैपेबिलिटीज पे ही रह सकता है। यहाँ के एल्डर्स पैलेस सच में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस देते हैं, इसलिए तो यहाँ का प्रैक्टिशनर्स ही अपने शहर पे रूल करता है। लू फेंग एक एक करके सारी डिटेल इंफॉर्मेशंस को रिव्यू करना शुरू कर देता है। पता चलता है कि अगर किसी को एल्डर पैलेस का मेंबर बनना है तो उसे परमानेंटली यूनलान सिटी में रहना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ के डिफेंस को इंश्योर कर सके। एक बार वो यहाँ के एल्डर बन गए तो यूनलान सिटी को छोड़कर नहीं जा सकते, बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी बाहर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वहां पर जिसके पास एल्डर पैलेस के ऊपर की स्ट्रेंथ है तो वो डार्क होली रियल्म में वेंचर क्यों नहीं कर सकते। मतलब कि आपके पास अगर कैपेबिलिटीज है तो आप यहाँ को छोड़कर बाहर जा सकते हैं, लेकिन आपको एल्डर्स नहीं बनाया जा सकता है। जितने भी हाफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स थे डेफिनेटली उनके पास इतनी पावर्स है कि वो अपने कॉन्फाइंस को ब्रेक कर सकते, इसलिए वो यहाँ पे एल्डर्स नहीं बनते ताकि वो डार्क होली रियल्म में जाके अपनी पावर्स को और भी आगे बढ़ा सके। लेकिन ये भी बताया जाता है कि एल्डर्स पैलेस के बाद आप जियानु होली रियल्म में रह सकते हो हमेशा के लिए, आप यूनलान सिटी से बाहर नहीं जा सकते हो। जिसके साथ लू फेंग बाकी सबको स्पेक्युलेट करने लगता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बंदे यहाँ पे एल्डर पैलेस के एल्डर्स बनते हैं उनके पास जनरली क्लोन्स रहा करती हैं, क्योंकि वो यहाँ पे अपने एक क्लोन के छोड़कर बाकी अपने दूसरे बॉडीज को डार्क होली रियल्म में ले जा सकता है। ऑफ कोर्स आखिरकार कौन ही बंदा होगा जो कि यहाँ पे हमेशा रहना चाहेगा, बाहर की दुनिया में और भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, इसलिए वो वहाँ पे क्यों नहीं जाएंगे, यहाँ पे एल्डर बन के ही क्यों रहेंगे। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि जितने भी मेरिड वर्ल्ड्स जिनके पास क्लोन्स मौजूद नहीं होते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया कि सिर्फ ओरिजिन वर्ल्ड में जो पैदा लेते हैं उनके पास ही क्लोन्स बनाने की एबिलिटी होती है, जितने भी मेरिड वर्ल्ड से आते हैं उनके पास क्लोन बनाने की एबिलिटी नहीं होती है। इसलिए कुछ ही जो कि स्ट्रॉन्ग बनते हैं उनमें से कुछ ही ऐसे बंदे होते हैं कि जो कि जीहू होली रियल्म में रहने के लिए राजी होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कौन ही रहना चाहेगा। जिसके साथ लू फेंग बाकी सबको देखने लगता है और कहता है कि यूनलान सिटी के अंदर किसी को रहना है तो प्रैक्टिशनर्स को हर एक इराज के अंदर एक ह्यूमन क्रिस्टल्स को देना पड़ेगा और साथ में उसे हाउसिंग रेंट के लिए भी रहना पड़ेगा। हर एक रेजिडेंस में आपको रेंट देना होगा। जनरली ये यूनलान सिटी का ऑफिशियल इनकम सोर्स है। ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे एक दो प्रैक्टिशनर्स नहीं रहा करते, काफी ज्यादा। इन सभी ह्यूमन क्रिस्टल की वजह से ही वो यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट को बनाते हैं और साथ में सिटी डिफेंस सिस्टम को भी बनाए रखते हैं। और साथ में बताया जाता है कि जितने भी इनकम इन सब चीजों से आते हैं उसे 3 पैलेस मास्टर और 27 एल्डर्स में बांट दिया जाता है और यही एक इनकम का रास्ता होता है जिसके कारण जितने भी पावरफुल बंदे होते हैं वो अपने क्लोन्स को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ तक छोड़कर जाते हैं, क्योंकि कमाई बहुत ज्यादा होती है। इस जगह पे ही हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ प्रैक्टिशनर जिसकी पावर गॉड एम्पायर लेवल्स के नीचे है वो रहते हैं और कुछ सेवरल मिलियंस गॉड एम्पायर लेवल जिसके ऊपर पावर्स की होती है वो यहाँ पे रहा करते। लू फेंग ये सब इंफॉर्मेशन को पढ़ने लगता है। बताया जाता है कि जनरली जितने भी यहाँ पे बंदे मौजूद होते हैं उनकी पावर्स काफी ज्यादा होती है और एक गॉड एम्पायर बनना उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मिलियंस की संख्या में उन सब पावर्स लेवल्स के बंदे मौजूद थे। जिसके साथ लू फेंग उन सबको देखने लगता है। लू फेंग वही ब्लड लाइन के बारे में बात करने लगता है कि जिसकी ब्लड लाइन स्ट्रांग होगी वो अपने आप को ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जिसकी ब्लड लाइन कमजोर होगी ऑफ कोर्स वो वहीं पे अटक कर रह जाएगा। जिसके साथ लू फेंग के एक्सप्रेशन और चेंज हो जाते हैं जबकि वो वहाँ के इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता है। जैसा कि आप ओरिजिन कॉन्टिनेंट में ह्यूआंग सिटी के अंदर ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी तो वहाँ पे वो थोड़े से सस्ते हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे जब लू फेंग देखता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन गॉड एम्प्रेस के इंफॉर्मेशन को भी बेचा करते हैं, लेकिन हर एक इंफॉर्मेशन को खरीदने के लिए लगभग आपको 10,000 ह्यूमन क्रिस्टल देने पड़ेंगे। लू फेंग ऑलरेडी गरीब था, उसके पास 40 कौड़ी तक मौजूद नहीं थी। ऑफ कोर्स मेरे पास भी नहीं है। इसके साथ ही वो कहता कि मैं इसको तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन क्या ही करे। लू फेंग ये अच्छी तरह से जानता था कि जितने भी इंफॉर्मेशन से वो ट्रूली सच नहीं हो सकते, पूरी तरह से सच नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लू फेंग अभी अभी ही यूनलान सिटी में
आया है, इसलिए बाहर की दुनिया को लूफेंग के उतने डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी लोग उसके इंफॉर्मेशन को बेचेंगे ही। जिसके साथ उसी वक्त डीकिन लूफेंग के एंट्रेंस के पास पहुंचता और कहता है ब्रदर लुओ ही। अब लूफेंग भी इमीडिएटली अपने ब्रदर किंग की तरफ देखता है, उसको भी इन्वाइट करता है। अब भला उसके ही घर में कौन ही इन्वाइट करने जाएगा। इसके साथ डी किंग उसकी तरफ देखकर कहता है कि क्या यहाँ के गॉड एम्प्रेस के इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं है। जिसके साथ वो ये भी कहता है कि लेकिन फिर भी तुम्हें ये चीज़ याद रखनी चाहिए, वो भले ही एक्सपेंसिव हो लेकिन वहाँ पे जितने भी गॉड एम्प्रेस के इंफॉर्मेशन होते हैं उनमें से मोस्टली 90% के ही गैदर किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे गॉड एम्प्रेस यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने चुपके चुपके ब्रेक थ्रू कर लिया है, वो अपने आप को रिवील नहीं करते हैं। इसी कारण उनको समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उनके इंफॉर्मेशन के बारे में आपको थोड़ी बहुत गलत फहमी हो सकती है। हो सकता है कि आपने इंफॉर्मेशन में देखा हो कि उसकी पावर्स इतनी लेवल की हैं, लेकिन उसने ऑलरेडी चुपके से ब्रेक थ्रू कर लिया हो तो आपको पता ना हो और आप उससे फाइट करने गए, आप मारे गए, तो आप उसमें जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हो। यहाँ तक कि जितने भी इंफॉर्मेशन भेजे जाते हैं दूसरे के द्वारा बेचे जाते हैं, उन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। मतलब कि ह्यूआंग सिटी के अंदर जो इंफॉर्मेशन बेची जाती थी उस पर सख्त मनाही थी कि आप उस इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकते हो जब तक कि आपकी पावर्स किसी गॉड किंग एम्प्रेस जैसा लूफेंग अभी चाहे तो उन सबको ट्रेस करवा सकता है, लेकिन जब तक आपकी पावर्स उतनी सफिशिएंट ना हो आप उसको ट्रैक डाउन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसी नहीं थी, आप उस सफिशिएंट इंफॉर्मेशन को ट्रैक डाउन कर सकते हो कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन को किस किस ने खरीदा होता है। यहाँ पे कई सारे हिडन मेथड्स भी होते हैं जिसको कि तुम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हो, लेकिन ये भी वो बताता है कि चाहे कुछ भी हो तुम यहाँ पे उसको बाय तो कर सकते हो, लेकिन उसको रख भी सकते हो, लेकिन उसको तुम कॉपी बनाकर बेच नहीं सकते हो। वो ये बताता है कि देखो यहाँ पे तुम इसी किसी पीस ऑफ इंटेलिजेंस को खरीद सकते हो। यूनियन सिटी में बहुत ही टेरिफाइंग एंटिटीज मौजूद थी, उनके इन्फॉर्मेशन को तुम खरीद कर यही समझ सकते हो कि आखिरकार तुम्हें सिटी में रह के किनको किनको नहीं प्रोवोक करना चाहिए। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा वैल्यूबल्स होती है कि ये सिर्फ स्पिरिचुअल मेथड से कंसील की जाती हैं और इसे किसी और को तुम नहीं बता सकते और इसे फॉरबिडन किया जाता है। इसलिए जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है वो इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें भी पास ऑन नहीं कर सकता हूँ। लूफेंग भी अंडरस्टूड, मतलब समझ जाता है कि यार सच ये बात है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को लाने में बहुत सारे गॉड एम्प्रेस पूरे के पूरे सिटी में ट्रैवल करके इनके इंफॉर्मेशन को पाते हैं। अगर यहाँ पे उन सबकी कॉपी को दूसरों को दिखा दिया जाएगा तो यार उनकी सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मतलब खरीदेगा और दूसरे को सस्ते दामों में बेच देगा। इसके साथ डीकिंग वहां पे कहता है कि देखो यूनियन सिटी में वेल्थ ही सब चीज देखा जाता है, जितने भी कॉमर्शियल रिसोर्सेज है वहां पे पैसा ही सब चीज होता है। इसलिए मैं तुम्हें अभी के फिलहाल तुम्हें ह्यूमन क्रिस्टल देने वाला हूँ और अभी के फिलहाल मैं तुम्हें 1 लाख ह्यूमन क्रिस्टल देने वाला हूँ, जिसके साथ तुम आगे चलकर मुझे पे बैक कर सकते हो। आगे जब तुम पावरफुल हो जाओगे, हंट करोगे, तब तुम मुझे पैसे वापस लौटा देना। उसी के साथ वो अपने हाथों को वेव करता है और लगभग वहां पे 1 लाख ह्यूमन क्रिस्टल अपील हो जाते हैं जो कि एक गोल्ड और जेड के जैसे लग रहे होते हैं। लूफेंग देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि 1 लाख बहुत ज्यादा थे। लूफेंग को ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में सिर्फ 10,000 ही मिले होते हैं डीकिंग के द्वारा, जो कि अभी लूफेंग को 1 लाख मिले होते हैं, तो लूफेंग उससे काफी चीजें कर सकता है। अब डीकिंग वहां पे उसको उस गेम में फ्री रहने दे रहा था, यहाँ तक कि आप अपनी आधी स्पेस उसको दे दी होती है और साथ में उसको यहाँ पे 1 लाख ह्यूमन क्रिस्टल भी दे चुका होता है। अगर यहाँ पे रेंट की ही बात करें तो उसको प्राइस में कैलकुलेट किया जाए तो लूफेंग यहाँ पे लगभग हाफ ऑफ द 1000 सेंचुरीज तक रहने वाला था। उसकी प्राइस ही लगभग 5 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल थी, जो कि काफी बड़ी रकम होती है और लूफेंग ऑलरेडी इसको एक गिफ्ट के रूप में कंसीडर कर रहा होता है। इसलिए वो डीकिंग के बारे में उतना नहीं कर सकता क्योंकि डीकिंग ने ऑलरेडी लूफेंग की काफी ज्यादा मदद कर दी होती है। लूफेंग अभी यूनियन सिटी में आया है तो सच में वो काफ़ी ज़्यादा गरीब होता है। लूफेंग ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाता और वो अपने ब्रदर किंग को शुक्रिया अदा ही कह पाता है क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं थे। जिसके साथ डीकिंग स्माइल करते हुए कहता है कि कोई ना, हम लोग बस अभी अभी ही जीहू होली रैली में आए हुए हैं। इस वक्त हमें ह्यूमन क्रिस्टल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। इन ह्यूमन क्रिस्टल से हम अपने लिए रिसोर्सेज को खरीद सकते हैं और साथ में उन सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने आप
दिमाग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जिसके साथ वो एक और बात लू फेंग को याद दिलाता है कि यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, जब भी तुम बाहर जाकर रिसोर्सेज को बाहर खरीदना चाहो तो एक चीज याद रखना, तुम हर बार बाहर निकलोगे तो अपने पास कम से कम ह्यूमन क्रिस्टल को लेकर निकलना, क्योंकि यूनियन सिटी के अंदर आप किसी को टेम्पटेट कर सकते हो, किसी को मार सकते हो, लूट सकते हो, कभी भी चोरी हो सकती है। यहाँ पे जब तक तुम अपनी जिंदगी को तो बचा लोगे, लेकिन कोई अगर तुम्हारा ट्रेजर चोरी हो गया तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉस माना जाएगा। तो लू फेंग भी हामी भरता और समझता कि हम तुमने सही कहा। जिसके साथ वो आगे कहता कि आफ्टर ऑल यहाँ पे इंटेलिजेंस इन सब के डिटेल रिकॉर्ड्स को रखती है, इसलिए किलिंग्स और प्लंडर्स बहुत ही ओकेजनली हुआ करती है, लेकिन जो डेफ्थ होती है मतलब जो चोरी होती है और साथ में दूसरों को बहका कर उसको लूटना जो होता है वो कॉमन सी बात होती है, क्योंकि उसमें जान का खतरा नहीं होता, सिर्फ माल का खतरा होता है, इसलिए जो पनिशमेंट मिलती है वो ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए वो कहता है कि जब भी तुम बाहर जाओ अगर वो चोरी भी हो जाए तो वहाँ पे तुम्हें उतना खटके ना, क्योंकि तुम कम पैसे लेके गए हो इसलिए तुम उतना नहीं ध्यान दे पाओगे और तुम सिर्फ इसको एक ट्यूशन की तरह कंसीडर कर सकते हो। जिसके साथ यहाँ पे वो ये भी बताता है कि मैंने इसलिए तुम्हें ऐसा कहा क्योंकि यूनियन सिटी के अंदर कई सारे बंदे मौजूद हैं जो कि डिफरेंट वर्ल्ड से आए हुए हैं, उन सबके अलग अलग स्टीलिंग मेथड्स होते हैं जो कि कई ज़्यादा होते हैं। ऐसे कई सारे तुमने ट्रिक्स को नहीं देखे होंगे जिन्होंने उनको बना के रखा होगा, इसलिए वो तुम्हें बिना कुछ पता चले तुम्हारी जेब से पैसे निकाल के चले भी जाएंगे, तुम्हारे ट्रेजर रिंग से तुम्हारे स्पेस रिंग से निकाल कर भाग जाएंगे, तुमको घंटा मालूम नहीं हुआ, इसलिए तुम अपने आप को बचा कर रखना। अब लू फेंग भी हामी भरता है, जिसके साथ लू फेंग उन सारे इंफॉर्मेशन के साथ फैमिलाइज हो जाता है और वहाँ से केव से अकेले बाहर निकलता ताकि वो यूनियन सिटी को एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत सालों तक रहने वाला था। और साथ में डीकिंग के रिमाइंडर की वजह से लू फेंग बहुत ही कॉशियस था और साथ में सिर्फ 5000 ह्यूमन क्रिस्टल को ही लेकर बाहर निकला होता है। वो क्या था कि अभी कि फिलहाल मेरी 5 क्लोन्स पूरी तरह से प्रिपेयर है और मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अपने 5 क्लोन्स की यूज करके अपने इस 5000 ह्यूमन क्रिस्टल को प्रोटेक्ट ना कर पाऊं। अब यहाँ पे लू फेंग किसी भी ट्रेजर्स को नहीं लाता, बल्कि वो सबसे जो नेक्स्ट एक्सपेंसिव थिंग थी वो सिर्फ 5000 ह्यूमन क्रिस्टल थी, उसी को लू फेंग लेकर बाहर निकला होता है। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि लू फेंग जब जीहू होली रियल्म में आया था तो लू फेंग की जो एनर्जी रिजर्व थी वो परफेक्ट बॉडी के 1200 टाइम्स तक जा चुकी होती है। जो एनर्जी रिजर्व ओरिजिन कॉन्टिनेंट में बची थी वो काफी ज्यादा कम थी, लेकिन वहां के मुकाबले में वो काफी ज्यादा थी। लू फेंग ऑलरेडी वहां के एंचेस्टर तक को अपने उस पावर से टक्कर दे सकता था, वो वहां पे ऑलरेडी काफी लंबे अरसे पहले इनविंसिबल हो चुका था, इसलिए उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। और साथ में उसके पास तो 1200 फोल्ड परफेक्ट एनर्जी रिजर्व भी थी, उसके साथ लू फेंग की 5 क्लोन्स भी थी जो कि लू फेंग कभी भी निकाल सकता था। उस सारे क्लोन्स की पावर 200 फोल्ड परफेक्ट बॉडी जितनी थी, जिसके कारण वो किसी भी वक्त अपने पावर्स को यूज करके अटैक कर सकता। ऑफ कोर्स वो ऐसे नॉर्मली यूज नहीं करने वाला, किसी इंटेंस सिचुएशन में ही उन सब का यूज करने वाला था। इसी के साथ लू फेंग अपने केव को छोड़कर निकल जाता है और जैसे ही वो निकलता है वहां पे वो पूरे के पूरे कलरफुल सिटी को देख पा रहा था, साथ में वहां पे वेरियस प्रोटेक्टिव सिस्टम को भी देख पा रहा होता। ये सभी वेरियस प्रोटेक्टिव सिस्टम वहां के 3 मास्टर एल्डर पैलेस और साथ में 327 एल्डर्स के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे होते हैं। लू फेंग वहां पे आगे बढ़ने लगता है, पूरे के पूरे इंटायर सिटी का भ्रमण करने लगता है और इस वक्त लू फेंग के ऊपर से एक वेव पास होने लगती है, मतलब वहां पे कोई सब उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। यहीं पे मेन ट्विस्ट आता है, जो कि मैंने कहा शुरुआत में कि यहाँ पे कुछ बहुत ही मजेदार होने वाला है। अब ये सब चीजें हो रही थी, लू फेंग अकेला निकल चुका था देश भ्रमण करने के लिए। उसी के साथ हमें इनर सिटी के सेंट्रल एरिया के एक वास्ट केव का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर केव के अंदर एक फिगर जो कि बाथर लाइट के अंदर बैठा हुआ था, उसकी पूरी की पूरी बॉडी किसी सीमिंगली फोर्स रेडियंस की तरह चमक रही होती है, उसके एक्सप्रेशन भी इमोशन लेस होते हैं, उसके चेहरे पे कोई भी भावुकता नजर नहीं आ रही होती है। इसके सर के बीच के अंदर एक रेड डायमंड शेप जेम जैसा होती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है, और साथ में वो रेड जेम जो कि उसके सर के बीच में थी वो बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर पास करवा
करवा रही थी और प्रोसेस कर रहा होता है। वो पूरे की पूरे हर एक चीज़ को प्रोसेस कर पा रहा होता है, पूरे के पूरे कह सकते हो शहर पे नज़र बनाए रखी होती है। और तभी वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में आती है। न्यूली अराइव्ड मेंबर, नाम है लू फेंग, रेसिडेंस से केव ड्वेलिंग नंबर 99,179, ट्रांसू डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला, यूनियन सिटी के इनर एरियाज के अंदर मौजूद है। मतलब कि यहाँ पे लू फेंग की इंफॉर्मेशन सिटी के आने के बाद ही लीक हो चुकी होती है। साथ में इंफॉर्मेशन में ये भी बताया गया होता है कि उसकी एम्पर, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्पर की जितनी सस्पेक्ट की जा रही है, वो डी किंग एक साथ अपनी केव ड्वेलिंग में रह रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि वो दोनों सेम ओरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लू फेंग के बारे में ही होती है, जिसके साथ वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के अनुसार वहाँ पे और भी बहुत सारे मिस्टीरियस एंटिटी के पास ये मैसेज जाने लगती है। मतलब कि जो अभी ये बंदा मौजूद था सिर्फ उसके पास ये मैसेज नहीं आती है, बल्कि वहाँ पे और भी बंदों जो कि मिस्टीरियस होते बताए नहीं जाते वो कौन है, उन सबके पास भी ये इंफॉर्मेशन जाने लगती है। जिसके साथ हमें वहीं के यूनियन सिटी के इनर सिटी के वास्ट केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मैसिव स्पेसिकल क्रिएचर लेटा हुआ होता है। सरफेस पे तो वे स्फेरिकल क्रिएचर ओकेजनली अपने फेसेस को रिवील किया करता था, जिसके फेशियल एक्सप्रेशंस कभी कभी स्लीपिंग के होते हैं, हाउलिंग के होते हैं, कभी कभी नफरत से भरी होती है, तो कभी कभी दिल खोलकर वो हंस रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पे उसके ऊपर काउंटलेस कवर्स, मतलब कह सकते काउंटलेस होल्स मौजूद थे। उस होल्स के अंदर कई सारे नंबरस फिगर्स अंदर बाहर निकल रहे थे, मतलब वो भी किसी घर की तरह होता है। और वहाँ पर भी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है लू फेंग के बारे में, और वहाँ पे एक बंदा होता है जिसके बारे में बताया नहीं जाता कि उसकी स्ट्रेंथ क्या, उसका नाम क्या है, बस उसको लू फेंग की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि पता चलती है कि एक नया गॉड एम्पर अराइव किया है जिसका नाम लू फेंग है, और वो भी डी किंग के साथ ही रह रहा है। मतलब ये हुआ कि वो कोई गरीब सा बंदा तो होगा नहीं, क्योंकि डी किंग की पावर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा थी, उसके चर्चे पूरे के पूरे सिटी में थे। इसी कारण सब लोग जानते थे डी किंग काफी ज्यादा अमीर है, इसलिए वो लू फेंग को भी अमीर समझ रहे होते हैं। और इसी के साथ वहाँ पे सिस्टम में ये बात छिड़ती है कि ये जो नया कमर्स है उन्हें यूनियन सिटी के कस्टम्स के बारे में एक्सपीरियंस करवाया जाए। वो अभी यहाँ पे आया है, इसलिए क्यों ना हम यहाँ पे बाकी सारे सिस्टम्स के इंफॉर्मेशंस का मजा चखा जाए। मतलब यहाँ पे सब लोग लू फेंग को मजा चखाने की बात कर रहे होते, क्योंकि लू फेंग एक नया नया बंदा आया होता और साथ में उसकी पावर्स भी एक गॉड एम्पायर के अर्ली स्टेज में थी, जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी मानी जाती है यूनियन सिटी के मुकाबले में। और तभी वहाँ पे उन सारे सिस्टम के अंदर से एक कमांड पास होती है जो कहता है कि मोयोडा, ये जो चीज़ है ये तुम्हारे हाथों में दी जाती है। मतलब कि वहाँ पे हर एक सिस्टम बनी हुई थी और सिस्टम ही एक बंदे को कमांड देती है कि जो लू फेंग का जो चीज़ है उसको तुम्हें संभालना है। मतलब समझ रहे हो, लू फेंग की अभी वॉट लगने वाली है या फिर इन सब की वॉट लगने वाली है। अब तभी जब ये इंफॉर्मेशन पास होती है उन्हीं स्पेसिकल क्रिएचर्स के अंदर काउंटलेस होल्स मौजूद थे, उनमें से हमें एक स्मॉल फिगर को दिखाया जाता है जो कि फ्लाई करते हुए बाहर निकलते हुए क्या था कि क्या एक नया बच्चा जो कि गॉड एम्पर के अर्ली स्टेज में है वो यहाँ पे आया है। और यहाँ पे हमें बताया जाता कि इस मोमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन वालों ने ऑलरेडी लू फेंग पे अपनी नज़र बना रखी थी। उन सब ने लू फेंग को ऑलरेडी ये पा लिया था कि वो अभी केव से बाहर निकल चुका है, और जब तक लू फेंग अपने केव से बाहर है वो सुरक्षित नहीं है। लू फेंग के पास कोई भी रास्ता नहीं कि वो शहर में कहीं भी छिप सके। जो स्मॉल फिगर जिसको कि यह आदेश मिला था लू फेंग की लू फेंग को मजा चखाने की, वो निकल पड़ता है जहाँ पे अभी लू फेंग मौजूद था। और यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही हो सकता है बवाल दिखेगा या फिर थोड़ी मोड़ी लफड़ा होने के साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी लू फेंग यहाँ पे आया ही है और अभी से ही बवाल होना शुरू हो चुकी थी। यही तो हमें चाहिए थी और यही तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले कि कैसे लू फेंग पूरे के पूरे सिटी से, पूरे के पूरे एल्डर्स से, मतलब कह सकते हैं इन सब के पीछे एल्डर्स का यहाँ आते हैं, वो सभी लू फेंग को लूटना चाहते हैं। तो देखते हैं कि लू फेंग कैसे इन सब को निपटाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।